हाँ बाबू, तो जुड़ो जल्दी। अब फिर क्वेश्चन शुरू होने जा रहा है कल। 100 क्वेश्चन बताए थे, आज 101 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। अभिमन्यु स्टार्ट हो गया, चलो। तो अभी आपके सामने एक क्वेश्चन है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? चलो अभिमन्यु स्टार्ट करो, बोलो इसका आंसर। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? अभिमन्यु बोलो, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? यह क्वेश्चन 20, 22 और 24 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन 20, 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? इसका आंसर होगा, अभी बच्चे लोग नहीं जुड़ रहे हैं। हेलो, इसका आंसर तंत्रिका कोशिका है। इसका आंसर होगा आपका बी, तंत्रिका कोशिका। इसके बाद वाला क्वेश्चन ध्यान दो। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? बाबू, ये क्वेश्चन पर ध्यान दो और थोड़ा इससे जुड़ो। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो आपको एक क्वेश्चन मालूम होना चाहिए। सबसे लंबी कोशिका जो है वह तंत्रिका कोशिका होती है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको ध्यान देना है। अभी बहुत कम लड़के जोड़ रहे हैं। अभिमन्यु, अभी जुड़िए। कोई कमेंट नहीं मिल रहा है, कमेंट करिएगा तब अच्छा होगा। न्यूरॉन का वह भाग जो बाह्य उद्दीपन की सूचना सबसे पहले ग्रहण करती है, ये पढ़ाते समय हम आपको बताए थे कि यह डेंड्राइट। इसका आंसर होगा आपका बी, डेंड्राइट है। इसके बाद का क्वेश्चन अगर आप लेते हैं तो न्यूरॉन के कोशिकाएं को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन, अभिमन्यु क्या हो गया? कुछ कमेंट नहीं कर रहे हो, कमेंट कोई नहीं आ रहा है। न्यूरॉन के कोशिकाएं को क्या कहा जाता है? देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको 1923 में पूछा हुआ है। न्यूरॉन के कोशिकाएं को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा साइटोन। ये आंसर होगा इसका। तो अभी कोई बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं। न्यूरॉन का सबसे लंबा प्रवर्ध जो विद्युत आवेग को दूर ले जाता है क्या कहलाता है? देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। न्यूरॉन का सबसे लंबा प्रवर्ध जो विद्युत आवेग को दूर ले जाता है,
आपको 20, 22 और 24 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ अभिमन्यु, इसका आंसर होगा आपका बी आंसर होगा। चलो थोड़ा कमेंट करते रहो और बोल दो किसी किसी को। अभिमन्यु बी आंसर, गुड आंसर आपका बी होगा। चल तुम ही बोलो इसका, तब तक और बच्चे जुड़ते हैं। दो न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका के बीच के सूक्ष्म खाली स्थान को क्या कहते हैं? ये कई बार आपको बोला गया है सर। आई स्पोकिंग। हाँ अभिमन्यु बोलते रहो। दो न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका के बीच के सूक्ष्म खाली स्थान को क्या कहते हैं? देखो ये 18 में, 20 में, 23 में और 25 में पूछा है। चल इसका आंसर कौन सी होगा? गुड, ये भी इसका आंसर होता है सिनेप्स। ये गुड आपका, गुड अभिमन्यु। फिर आगे बढ़ते रहो। सिनेप्स में विद्युत संकेत किस रूप में अगले न्यूरॉन तक पहुंचता है? चल इसका आंसर तो बोलो तो, और बच्चे को कोशिश करो तब तक। सिनेप्स में विद्युत संकेत किस रूप में अगले न्यूरॉन तक पहुंचता है? कौन होगा इसका? न्यूरोट्रांसमीटर। गुड अभिमन्यु, बहुत अच्छा। इसका आंसर भी होगा आपका बी होगा। इसके बाद प्रमुख न्यूरोट्रांसमीटर रसायन का उदाहरण कौन सा है? ये देखिए क्वेश्चन भी आपको पूछा हुआ है 22 में और 24 में। चल अभिमन्यु बोल, इसका आंसर होगा प्रमुख न्यूरोट्रांसमीटर रसायन का उदाहरण कौन सा है? कौन आंसर बोला है? ये आंसर। गुड, इसका आंसर भी आपका ए होगा। अभी बहुत अच्छा तुम्हारा प्रदर्शन चल रहा है। इसको बोलो तो, स्वाद का पता लगाने वाली ग्राही अंग क्या कहलाती है? चल इसको बहुत बताएं। स्वाद का पता लगाने वाली ग्राही अंग क्या कहलाती है? चल बाबू अभिमन्यु बोलो, इसका आंसर कौन सी होगा? ये बोल रहा है, हाँ बी, इसका आंसर होगा आपका बी, रस संवेदी ग्राही, यानी जीभ होता है इसका। चल बाबू इसके बाद वाला बोल तो, गंध, सुगंध का पता लगाने वाले ग्राही अंग को क्या कहते हैं? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बोलो। ये 19, 22 और 25 में बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या ये बोला है? नहीं, यह गंध को। हाँ गुड, इसका आंसर भी होगा आपका ए होगा। चल इसके बाद वाला बोलो तो, प्रकाश का ज्ञान कराने वाली ग्राही अंग कहाँ स्थित होती है? चल अभिमन्यु इसका बोल, ये भी बोलो। प्रकाश का ज्ञान कराने वाली ग्राही अंग कहाँ स्थित होती है? चल बाबू इसको बोलो तो, कहाँ होता है? ए, गुड, इसका भी आंसर होगा आपका ए। अभी तक तुम्हारा बहुत अच्छा चल रहा है, ये होगा। ठीक है, अब इसका आंसर बताओ। ध्वनि सुनने का ज्ञान कराने वाली ग्राही अंग कहाँ स्थित होती है? चल इसका बोलो। आंतरिक कान में, त्वचा में, आंख में या जीभ में? 112 का बोलो। ए, आंतरिक कान में। गुड, इसका भी आंसर होगा आपका ए। ऐसे ही इसका बोलो तो, अगला क्वेश्चन, स्पर्श, ताप, दाब का ज्ञान कराने वाले ग्राही अंग कहाँ पाए जाते हैं? चल बाबू इसका क्वेश्चन बोलिए आप लोग। हाँ यही विवेक राज, गुड बाबू, त्वचा में। अभिमन्यु, इसका होगा आपका ए होगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन सोचिए, इसका क्या होगा? न्यूरॉन में विद्युत आवेग का सही पथ कौन सा है? देखिए एक पथ जो बनाया गया है, माने पहले कौन होगा उसके बाद कौन होगा, एक सीरियल आपको बनाना है। दिमाग लगाओ तो, इसका कौन होगा 14 का? विवेक बोल बाबू,
न्यूरॉन में विद्युत आवेग का सही पथ कौन सा है? डी अभिमन्यु, सिनेप्स, एक्सॉन, डेंड्राइट। नहीं, ये आपका आंसर सही नहीं आ रहा है। ये आंसर होगा आपका ए होगा। आंसर कौन होगा? ए होगा। विवेक राज, फिर ये क्वेश्चन आप आइए। एक्सॉन के ऊपर पाए जाने वाले वसा युक्त सुरक्षात्मक आवरण को क्या कहते हैं? चला एक और क्वेश्चन बताओ तो। 115 विवेक राज, अभिमन्यु, एक्सॉन के ऊपर पाए जाने वाले वसा युक्त सुरक्षात्मक आवरण को क्या कहते हैं? माइलिन शीश, कोशिका भित्ति, जीव द्रव। कौन है अभिमन्यु? ये गुड, इसका आंसर भी आपका गुड है। अभी आप आइए यहाँ। माइलिन शीश के बीच पाए जाने वाले संकुचनों को क्या कहते हैं? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अभिमन्यु बोलिए इसका। माइलिन शीश के बीच में पाए जाने वाले संकुचनों को क्या कहते हैं? चलिए 116 का आंसर क्या बोला है? ए आपका भी गुड, ए भी आंसर आपका सही है। अब आइए, तंत्रिका आवेग की प्रकृति कैसी होती है? अभिमन्यु बोल बाबू, तंत्रिका आवेग की प्रकृति कैसी होती है? चलो, कौन है इसका? ए, तंत्रिका आवेग की प्रकृति कैसी होती है? गुड, इसका भी आंसर आपका सही है। अभिमन्यु बहुत अच्छा तुम्हारा स्कोर जा रहा है। फिर यहाँ देखो, संवेदी अंगों की सूचनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ले जाने वाली तंत्रिका क्या कहलाती है? चल बाबू 118 के बोल तो। चलो अभिमन्यु, संवेदी अंगों से सूचनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले जाने वाली तंत्रिका क्या कहलाती है? 118 का कौन है? संवेदी तंत्रिका, प्रेरक तंत्रिका, मिश्रित तंत्रिका, हार्मोन। क्या बोला है ये? लेकिन ये भी होगा गुड, संवेदी तंत्रिका तंत्र। सब आंसर तुम्हारा सही आ रहा है। अब इसके बाद बाबू एक और बोलो। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से आदेशों को कार्य कर अंग पेशियों तक ले जाने वाली। देखिए इसी से विवेक राज, इसी से जुड़ा हुआ है। आप जो पहले बोले हैं उसी पर आधारित है। इसका आंसर बोलिए तो 119 का। 119 का बाबू, प्रेरक, संवेदी, संयोजी, जाइलम। चलो अभिमन्यु जल्दी जल्दी बोलिए, लेट होगा। ए प्रेरक, गुड, इसका आंसर होगा आपका प्रेरक होगा। अब इसके बाद वाला आप बोलिए। संवेदी और प्रेरक तंत्रिकाओं को जोड़ने वाली मध्यस्थीय तंत्रिका कहाँ पाई जाती है? चल बाबू ये भी बोला था। संवेदी और प्रेरक तंत्रिकाओं को जोड़ने वाली मध्यस्थ तंत्रिका कहाँ पाई जाती है? मेरुरज्जु एवं मस्तिष्क में, पैर में, अंगुली में, रक्त में। बोला था अभिमन्यु, कहाँ हुई है कर? 120 का ए अभिमन्यु, गुड, इसका भी आंसर आपका ए ही होगा। अब आंसर आपको उतना दिखाई नहीं देगा, बोलिएगा उसके बाद दिखाएंगे। चलिए, तंत्रिका ऊतक किसका संगठित जाल होता है? चल बाबू ये बताओ तो विवेक राज, तंत्रिका ऊतक किसका संगठित जाल होता है? तो इसका आंसर कौन होगा? चलो विवेक राज ए बोला है 121 का ए, गुड, इसका आंसर भी होगा आपका ए होगा। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन बाबू, चलिए, साइटोन में उपस्थित सूक्ष्म कणों को क्या कहा जाता है?
चला विवेक राज, साइटोन में उपस्थित सूक्ष्म कणों को क्या कहा जाता है? 122 का क्वेश्चन बोलो अभिमन्यु। साइटोन में उपस्थित सूक्ष्म कणों को क्या कहा जाता है? 122 का आंसर ए बोला है विवेक राज, ए। तो इसका आंसर भी होगा आपका ए। ये क्वेश्चन थोड़ा नया है, इस पे ध्यान देना है, ठीक है। अब आइए, मनुष्य के शरीर में कुल कितने संवेदी अंग होते हैं? बोलिए तो कितने संवेदी है? बहुत बार आप पढ़े, कौन होगा इसका आंसर? अभिमन्यु बोलो तो। मनुष्य के शरीर में कुल कितने संवेदी अंग होता है? बी, गुड, ये होगा आपका यही संवेदी अंग है। गुड आंसर आपका। फिर यहाँ पर आइए, रस संवेदी ग्राही अंग कहाँ पाया जाता है? अनुराग चौहान कहाँ था अभी तक? अनुराग, हम अच्छे हैं, तुम बोलो। अभिमन्यु, ये सवाल का जवाब दो बाबू। रस संवेदी ग्राही अंग कहाँ पाई जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में पूछा गया है, ये 20 में, ये 22 में पूछा गया है। विवेक राज, इसका आंसर कौन होगा? ए होगा। गुड, कौन? विवेक राज नहीं, अभिमन्यु, इसका आंसर ए होगा। रस संवेदी न पूछ रहा है, तो रस संवेदी का आंसर होगा आपका ए होगा। फिर आइए, यहाँ देखिए, तंत्रिका तंत्र की मुख्य कार्य प्रणाली क्या है? चल बाबू, इस पर थोड़ा ध्यान दो तो। तंत्रिका तंत्र की मुख्य कार्य प्रणाली क्या है? थोड़ा लाइक भी करते रहो, और बच्चा भी जुड़ा नहीं है। चले बाबू, तो तंत्रिका तंत्र की मुख्य कार्य प्रणाली क्या है? सोचिए, थोड़ा सा सोच के उसके बाद बोलिए। कौन बोला है? 125 का ए, संवेद ग्रहण करना, व्याख्या करना, अनुक्रिया उत्पन्न करना। गुड अभिमन्यु, विवेक राज, ये बहुत अच्छा। अभी अनुराग क्या हो गया? अनुराग बोलो। हम अच्छे हैं, तुम कैसे हो? चल अनुराग, जवाब दो, इसके बाद वाला क्वेश्चन तुमको जवाब देना है। क्या है आपका? ए, गुड है। चल अनुराग को इसके पहला क्वेश्चन अब देना है। डेंड्राइट किस प्रकार के संकेत को रासायनिक संकेत में बदल देती है? चला विवेक राज, अभिमन्यु, अनुराग नहीं बोल रहा है। डेंड्राइट किस प्रकार के संकेत को रासायनिक संकेत में बदलता है? चला अभिमन्यु, विवेक राज, कौन आंसर होगा? 126 का ए होगा। गुड बाबू, इसका आंसर भी आपका ए होगा। अभिमन्यु आज बहुत बेहतर कर रहा है। अभी अनुराग नहीं कुछ बोल रहा है। चलो इसको बोलो, तंत्रिका तंत्र जंतुओं में किस प्रकार का नियंत्रण स्थापित करता है? चलो अभिमन्यु, विवेक राज, अनुराग, हम बहुत अच्छे हैं, क्वेश्चन का जवाब दो। ये क्वेश्चन 1923 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू। 127 का, तंत्रिका जंतुओं में किस प्रकार का नियंत्रण स्थापित करता है? गुड, इसका भी आंसर विवेक राज अभी ये जवाब दिया है, इसका आंसर भी होगा आपका ये होगा। चलिए, इसके बाद आपका प्रश्न है, एक्सॉन का अंतिम सिरा किससे समाप्त होता है? सुनील राजभर, सुनील, गुड सुनील, देखो तुम्हारे लिए भी फायदा है बाबू, अगर जवाब करता है तो तुमको भी अच्छा होगा ही। और इसका एक्सॉन का अंतिम सिरा किसमें समाप्त होता है? कौन आंसर होगा इसका? सुनील भी बोलो, थोड़ा थोड़ा बोलो, क्या होगा? और विवेक राज, अभिमन्यु, 128 का
ए। गुड, इसका भी आंसर आपका ए होगा। इसके बाद वाला बोलो बाबू तो सिनेप्स पुटिकाओं में क्या भरा होता है? चलिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुनील भी इसमें भाग ले सकता है। चलिए विवेक राज, चलिए सिनेप्स पुटिकाओं में क्या भरा होता है? इसका आंसर अनुमान करो। 29 में क्या दिया है? अभिमन्यु ये आंसर दिया है। इसका आंसर ये ही होगा। इसके बाद आप तंत्रिका कोशिका में विभाजन की क्षमता कैसी होती है? चल बाबू, ये अच्छा क्वेश्चन है। बोलो तो विभाजन की क्षमता कैसी होती है? तंत्रिका कोशिका में विभाजन की क्षमता कैसी होती है? चलो अभिमन्यु बोलो, तंत्रिका तंत्र में विभाजन की क्षमता कैसी होती है? ए। गुड, इसका भी आपका आंसर होगा, यही होगा। निम्नलिखित में कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? चल बाबू ये बताओ तो। सर आई हैव क्वेश्चन। चलो एक जवाब देता। निम्नलिखित में कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? क्वेश्चन प्लीज वेट। चलो तो निम्नलिखित में कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? चलो बोलो तो बाबू एक और। निम्नलिखित में कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? चला जाए कर आंसर बोलो। निम्नलिखित में कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? विवेक राज, ए दिमाग या व्याख्या केंद्र है। गुड अभिमन्यु, गुड। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो तो कान का संतुलन बनाने वाला भाग किस ग्राही से संबंधित है? चल बाबू ये बताओ तो कान का संतुलन बनाने वाला भाग किस ग्राही से संबंधित है? विवेक राज 132 का बोला तो बाबू ए। गुड, ये आपका आज बहुत अच्छा प्रदर्शन। अभिमन्यु का भी विवेक राज का भी सही हो रहा है। अभिमन्यु चल बाबू 133 का बताओ तो न्यूरॉन का केंद्र कहाँ स्थित होता है? चलो बोला, न्यूरॉन का केंद्र कहाँ स्थित होता है? न्यूरॉन का केंद्र कहाँ स्थित होता है? बोला तो ए। गुड, गुड अभिमन्यु। विवेक राज थोड़ा बोलो। जंतुओं में तंत्रिका नियंत्रण रासायनिक नियंत्रण से किस बात से भिन्न है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जंतुओं में तंत्रिका नियंत्रण रासायनिक नियंत्रण से किस बात से भिन्न है? चल बाबू तो 134 का बोला तो जंतुओं में तंत्रिका नियंत्रण 34 का ए। गुड, ये भी आपका यही होगा। चलो एक बाद वाला नासा गृह की श्लेष्मा झिल्ली में कौन सी ग्राही अंग स्थित होता है? एक आंसर बोला था अभिमन्यु। ओनली वन ऑप्शन बिगिन करेक्ट। कौन है? नासा गृह की श्लेष्मा झिल्ली में कौन सी ग्राही अंग स्थित होता है? 135 का ए। गुड, इसका आंसर भी होगा आपका ए। चलो तो बताओ तो तंत्रिका आवेग के संचरण के समय झिल्ली में किस आयन का अंतर्वाह होता है? चल साहेब, अभी कहाँ था? शाहिद राजा
अभी आ रहा है। चल बाबू बोल तो। एक क्वेश्चन 22 में पूछा गया है, तंत्रिका आवेग के संचरण के समय झिल्ली में किस आयन का अंतर्वाह होता है? इसका आंसर बोलिए तो क्या होगा? गुड, इसका भी होगा आपका ऑप्शन ए होगा। चलिए, मिश्रित तंत्रिका में कौन सी तंत्रिकाएं शामिल होती है? बोला था ये राजा फ्रॉम द विलेज सर। चल बाबू ये बोला तो 137। मिश्रित तंत्रिका में कौन सी तंत्रिकाएं शामिल होती है? ये भी 20 और 23 में पूछा है। ए गुड, इसका भी आंसर होगा आपका ए। चल बाबू ये बोल तो, न्यूरॉन में संवेदों का संचरण केवल एक ही दिशा में क्यों होता है? अभिमन्यु 138। न्यूरॉन में संदेशों का संचरण केवल एक ही दिशा में क्यों होता है? बोला था ये भी गुड, इसका भी आंसर होगा आपका। अमीबा और हाइड्रा में किस प्रकार का तंत्रिका तंत्र होता है? ही बोला था अमीबा और हाइड्रा में। चल बाबू, अमीबा और हाइड्रा में किस प्रकार का तंत्रिका तंत्र होता है? चलो बाबू ये बोला था अभिमन्यु 139 का ए गुड, इसका भी आंसर यही होगा। मनुष्य के शरीर में सूचनाओं का संकलन किसके द्वारा होता है? थोड़ा और तेज करना होगा अभिमन्यु, तेजी से बोलो। मनुष्य के शरीर में सूचनाओं का संकलन किसके द्वारा होता है? ये आपका, बोलो जल्दी जल्दी, थोड़ा तेजी में बोल बाबू। मनुष्य के शरीर में सूचनाओं का संकलन किसके द्वारा होता है? इसका भी आंसर होगा ए, ग्राही और तंत्रिकाओं द्वारा। यहाँ ये तंत्रिका कक्ष के चारों ओर स्थित कोशिकाओं का क्या कार्य है? तंत्रिका कक्ष के चारों ओर स्थित श्रृंग कोशिकाओं का क्या कार्य है? इसका आंसर बोलिए तो ए होगा आपका 41 का भी ए होगा। गुड। अब यहाँ आइए, किसी गर्म वस्तु को छूने पर त्वचा की कौन सी ग्राही उत्तेजित होती है? चल बाबू थोड़ा, मनीष कुमार थोड़ा तेज में बोलो बाबू, तेज में बोलो, ज्यादा क्वेश्चन है। हाँ ए गुड, इसका भी आंसर होगा आपका ए, तापग्राही। चलो तो ये बोलो तो, तंत्रिका तंत्र अंतस्रावी तंत्र मिलकर क्या बनाता है? ये बोलो तो बाबू, तंत्रिका तंत्र अंतस्रावी तंत्र मिलकर क्या बनाता है? अभिमन्यु, मनीष बोलो, मनीष अभी आया है। ए गुड, इसका भी आंसर होगा आपका ए। रासायनिक संदेश वाहकों की तुलना में विद्युत आयोग की क्या सीमा है? मनीष कुमार बोलो। रासायनिक संदेश वाहकों की तुलना में विद्युत आयोग की क्या सीमा है? हाँ मनीष गुड, ये कभी खत्म नहीं होता है। गुड बाबू गुड। डेंड्राइट से निकलने वाली छोटी शाखाएं क्या कहलाती है? ये क्या कहलाती है? थोड़ा ए गुड, इसका आंसर होगा आपका ए। थोड़ा तेजी में चलिए। न्यूरॉन की कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं? ए 45। 46 वाला बोलो बाबू, न्यूरॉन की कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं? 46 से गुड मनीष ए, हाँ इसका भी यही होगा। चलिए 47, सिनेप्स पर विद्युत आवेग का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? यह बहुत बताया गया क्वेश्चन है, बोलो क्या होगा? सिनेप्स पर विद्युत आवेग का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? ए आशीष गुड, इसका भी आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा में, न्यूरोट्रांसमीटर में। देखिएगा कभी कभी इसको न्यूरोट्रांसमीटर क्या है पूछा जा सकता है।
तो आपको रासायनिक ऊर्जा या न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब एक ही है। इसके बाद आइए, मानव के तंत्रिका के कितने प्रमुख भाग होता है? बोलो तो बाबू इसका। मानव के तंत्रिका तंत्र के कितने प्रमुख भाग होता है? ए अभिमन्यु, गुड। इसका आंसर होगा आपका ए ही होगा। ग्राही उद्दीपन को ग्रहण कर किसे सौंपती है? ये अच्छा क्वेश्चन है बाबू, बोलो तो मनीष। ग्राही अंग उद्दीपन को ग्रहण कर किसे सौंपती है? चलिए इसका आंसर ढूंढिए तो। ये ना बाबू, ये होगा संवेदी तंत्रिका तंत्र को। जब भी कोई ग्राही आवेग को ग्रहण करती है तो वह संवेदी तंत्रिका तंत्र को देती है। मनीष बाबू, संवेदी होता है। आशीष, चलिए यहाँ आइए। तंत्रिका कोशिकाओं का समूह जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाहर स्थित होता है क्या कहलाता है? जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाहर होता है उसको क्या कहा जाता है? बोल तो बाबू। आशीष, ए। हाँ, ये नया क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये होगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र मुख्य रूप से कौन से हैं? चला ही बोला था प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र मुख्य रूप से कौन है? चल बाबू ये बोलता है 18 में, 20 में, 22 में और 24 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रतिवर्ती क्रिया आपको बार बार बताया गया है। चलो ये होगा, हाँ, मेरु रज्जु। आशीष, मेरु रज्जु, गुड बाबू। अचानक किसी गर्म वस्तु पर हाथ पड़ते ही हाथ का पीछे खींच जाना, इस कौन चीज का उदाहरण है? ये भी आपको बताया गया क्वेश्चन है। बोलो तो 152 का बोलो मनीष। आशीष से गुड। इसका आंसर होगा आपका यही होगा। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है? बोल तो बाबू, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है? गुड, मेरुरज्जु में ही प्रतिवर्ती चाप। मनीष, अब यहाँ आइए। प्रतिवर्ती चाप के सही क्रम, देखिए एक क्रम दिया गया है, इसको सोचो थोड़ा तो। प्रतिवर्ती चाप के सही क्रम यानी पहला कौन होता है? तो देख बाबू, हम पहला ग्राही होगा, संवेदी होगा, मेरुरज्जु होगा, प्रेरक होगा और तब शरीर का अंग होगा। इसके लिए आशीष, पहला आंसर होगा बाबू। सबसे पहले आपको ग्राही होता है, ठीक है मनीष, ग्राही होता है। उसके बाद गुड, इसका ये होगा। प्रतिवर्ती क्रिया कैसी क्रियाएं होती है? चलता ही बोला था, प्रतिवर्ती क्रिया कैसी क्रियाएं होती है? चला इसका आंसर क्या होगा? प्रतिवर्ती क्रिया कैसी क्रिया होती है? ए, हाँ गुड बाबू, ये भी इसका होगा अनैच्छिक एवं अत्यंत त्वरित। इनमें दो क्वेश्चन को ध्यान रखना है। एक तो अनैच्छिक होगा लेकिन तुरंत होने वाली क्रिया इसमें होता है बाबू। अब आंख में तेज प्रकाश पड़ने पर पुतली का अचानक सिकुड़ जाना क्या कहलाता है? ये आपको 18, 22 और 24 में पूछा गया है। बोल तो बाबू क्या होता है? 18, 22, 24 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गुड, इसका भी होगा आपका प्रतिवर्ती क्रिया। अब चलो, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी लार आना किस प्रकार की क्रिया? ये 19, 21 और 25 में पूछा है। बोल तो बाबू क्या है? यह क्या है? स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आना कौन सी क्रिया है? ए, गुड, इसका भी होगा आपका ये होगा। अब बताओ,
प्रतिवर्ती क्रिया में सोचने विचारने का कार्य मस्तिष्क क्यों नहीं कर पाता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, सोचो तो। प्रतिवर्ती क्रिया में सोचने विचारने का कार्य मस्तिष्क क्यों नहीं कर पाता है? विवेक राज कहाँ छुपा रहता है रे बाबू? कभी कभी बोल रहा है। हाँ, क्योंकि आपात स्थिति में त्वरित रक्षा के लिए मेरुरज्जु तुरंत निर्णय ले लेता है। अगर ये इसका आंसर होगा आपका ए। चला आई बोला था, घुटने घुटने का झटका किसका उदाहरण है? कभी कभी पैर में कहीं झटका आ जाता है। चल मनीष, ये किसका उदाहरण है बोलो तो? घुटने का झटका किसका उदाहरण है बाबू? हाँ, ये होगा आपका प्रतिवर्ती क्रिया। चलिए ये बोलिए तो, प्रतिवर्ती क्रिया का सर्वप्रथम पता किस वैज्ञानिक ने लगाया था? चलो विवेक राज, प्रतिवर्ती क्रिया का सर्वप्रथम पता किस वैज्ञानिक ने लगाया था? ये वैज्ञानिक का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, ये है मार्शल हॉल। ये आपको 22 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए भाई, ये तो ये 19 और 23 में पूछा हुआ प्रश्न है बाबू, सब बोर्ड का प्रश्न है। इस समय टाइम को हम इस समय लिए हैं, बहुत कम लड़का भी उपस्थित है, लेकिन बाद वाला में सब आ जाएगा। देखो, तीखा भोजन खाने पर छींक या खांसी आना किस प्रकार की अनुक्रिया है? तीखा भोजन कभी हम लोग खाते हैं या तेज भोजन खाते हैं, तुरंत छींक आ जाता है। हाँ गुड, इसका भी आंसर होगा बाबू, ये होगा। थोड़ा ही देखिए तो, कार्यकर अंग मुख्य रूप से क्या होते हैं? कार्यकर अंग मुख्य रूप से क्या होते हैं? जो कार्य को करता है वह कार्यकर अंग मुख्य रूप से क्या होता है? चला, इसका भी आंसर ए होगा, पेशियां एवं ग्रंथियां। चलो इसके बाद बाबू, प्रतिवर्ती क्रिया से शरीर को क्या लाभ होता है? बताइए तो क्या लाभ होगा अगर प्रतिवर्ती क्रिया न हो या प्रतिवर्ती क्रिया हो रही है तो हमको क्या लाभ है? चल विवेक राज, अभिमन्यु बोलो क्या है? तो शरीर को संभावित गंभीर क्षति और खतरे से तुरंत सुरक्षा मिलती है। अगर प्रतिवर्ती क्रिया न हो तो ये सुरक्षा हमको नहीं प्राप्त होगी। चलो, कांटा चुभने पर पैर का तुरंत ऊपर उठ जाना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? देखिए 19, 22 और 25 में पूछा गया है। कांटा चुभने पर पैर का तुरंत ऊपर उठ जाना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? चल बाबू मनीष, किसके द्वारा होता है? यह होता है मेरुरज्जु द्वारा। किसके द्वारा होता है बाबू? मेरुरज्जु द्वारा होता है। चलो तो ये बताओ तो, कपालीय प्रतिवर्ती क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होता है? कपालीय प्रतिवर्ती क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होता है? चला विवेक मनीष, किसके द्वारा? गुड, मस्तिष्क के द्वारा, पुतली का सिकुड़ना। सर, सब्जेक्ट विल बी नेक्स्ट क्लास अभिमन्यु, नेक्स्ट क्लास बी, ठीक है। इसके बाद अभी बंद कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास शुरू होगा। मेरु प्रतिवर्ती क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती है? ये आपको 18 और 23 में पूछा गया है। विवेक राज, ज्योग्राफी होगा। हाँ, इसके बाद ज्योग्राफी शुरू होगा। अभी इसको हम 100 उगा के बंद कर देंगे, उसके बाद ज्योग्राफी शुरू होगा बाबू। इसका आंसर देखिए, मेरुरज्जु द्वारा हाथ पैर खींचना। आई एम क्लास ए, गुड। चलिए थोड़ा तेज करते हैं, फिर अगला क्लास हमको लेना है। चलिए, प्रतिवर्ती
चाप में सूचना का विश्लेषण कहाँ होता है? तो ये भी इसका आंसर होगा, ये आपका मध्यस्थ न्यूरॉन में होगा। चल बाबू, थोड़ा पलकों का झपकना किस प्रकार की क्रिया है? 19 और 21 में पूछ दिया है, पलक का झपकना किस प्रकार की क्रिया है? इसका भी आंसर होगा आपका प्रतिवर्ती क्रिया होगा, ये आंसर होगा। चलिए, प्रतिवर्ती क्रिया के बाद मस्तिष्क को क्या होता है, ये थोड़ा सा देखिए। तो प्रतिवर्ती क्रिया के बाद मस्तिष्क को क्या होता है, इसका भी मस्तिष्क को घटना की सूचना बाद में भेजी जाती है, इसका भी आंसर होगा आपका। इसके बाद थोड़ा अभी इसको हम खत्म करके ज्योग्राफी शुरू करेंगे बाबू। इसके बाद आइए, प्रेरक तंत्रिका संदेश को कहाँ पहुंचाती है? बोलो तो, प्रेरक तंत्रिका, विवेक राज, प्रेरक तंत्रिका संदेश को कहाँ पहुंचाती है बाबू? हाँ, अंग को, वह अंग जिस अंग को कार्य करना है उस अंग तक पहुंचाती है। चलिए, इसके बाद वाला, प्रतिवर्ती क्रिया संवेदी न्यूरॉन का साइटोन कहाँ स्थित होता है? इसका भी आंसर आप देखिए, पृष्ठ मूल गुच्छिका। बाबू, यह आप थोड़ा याद रखिए, नया क्वेश्चन है आपके सामने। यदि किसी मनुष्य की संवेदी तंत्रिका कट जाए तो क्या होगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। यदि किसी मनुष्य की संवेदी तंत्रिका कट जाए तो क्या होगा? संवेदना मेरुरज्जु तक नहीं पहुंचेगी और दर्द का एहसास नहीं होगा। ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो 20 और 24 में आपको बोर्ड में पूछा गया है। तो इसका होगा आपका, संवेदना मेरुरज्जु तक नहीं पहुंचेगी और दर्द का एहसास नहीं होगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, यदि प्रेरक तंत्रिका क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए बाबू, उसी का अभिमन्यु सर प्लीज कमेंट। अभी आप, हम पढ़ा रहे हैं बाबू, लेट लगेगा, लेट होगा, थोड़ा तेजी से काम कर रहे हैं, आपको कमेंट इसके बाद दिया जाएगा। यहाँ ये, यदि प्रेरक तंत्रिका तंत्र क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या होगा? देखिए, बहुत अंग तक संदेश नहीं पहुंच पाएगा, अनुक्रिया गति नहीं होगी, बहुत दर्दनाक स्थिति होगा। अंग तक संदेश नहीं पहुंचेगा, अनुक्रिया गति नहीं होगी। इसके बाद आइए, प्रतिवर्ती क्रिया के विकास का मुख्य विकासवादी कारण क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया विकास का मुख्य विकासवादी कारण क्या है? इसका आंसर होगा बाबू, जीवों की त्वरित रक्षा एवं उत्तरजीविता। अगर प्रतिवर्ती क्रिया नहीं हो तो जीव तुरंत अपने आप को सुरक्षा घेरा में नहीं ला सकता है। इसका आंसर होगा आपका ए। धूल कण नाक में जाने पर छींक आना किस तंत्र का रक्षात्मक कार्य है? तो ये भी आपका होगा प्रतिवर्ती क्रिया, क्योंकि श्वसन के सुरक्षा के लिए आपको छींक आता है। आपको कई बार बताएं, छींक आने का मतलब है हमारे फेफड़े में कुछ हानिकारक चीज न जाए, वह प्रेशर से बाहर निकल जाता है। चल बाबू, ये देखो, प्रतिवर्ती क्रिया में अनुक्रिया कौन निष्पादित करता है, यानी कौन प्रतिवर्ती क्रिया को करता है? तो ये मांसपेशिया या ग्रंथि, कार्यकर अंग मांसपेशिया या ग्रंथि, इसका आंसर होगा आपका ए। चलिए, प्रतिवर्ती चाप का पहला घटक कौन सा होता है? तो यहाँ देखना है, प्रतिवर्ती चाप का पहला घटक, यानी प्रतिवर्ती चाप स्टार्टिंग होता है, गुड बाबू, इसका है आपका ग्राही अंग। विवेक राज,
चलिए एक और बोलिए, प्रतिवर्ती चाप का अंतिम घटक कौन सा होता है। देखिए यहाँ अंतिम बताना है, वहां प्रारंभिक अभी बताए हैं आप, अब अंतिम बताइए। अंतिम कौन होगा, तो कार्यकारिणी अंग होता है। अभिमन्यु, हाँ बाबू, यह कार्यकर अंग होता है। चलिए बोलिए, तो ठंड लगने पर रोंगटे खड़े होना किस प्रकार की क्रिया। देखते हैं, ठंड लगता है तो बाल जो है वह खड़े हो जाते हैं। तो बोल तो विवेक राज, ये कौन क्रिया है अभिमन्यु, ठंड लगने पर बाल को खड़े होना कौन क्रिया है। ये आपकी अनैच्छिक क्रिया है बाबू, प्रतिवर्ती और अनैच्छिक क्रिया आपके नियंत्रण में नहीं है। उबासी आना किसका उदाहरण है। ये कौन होगा इसका आंसर। ये आपका 20 और 24 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये भी आपका अनैच्छिक प्रतिवर्ती क्रिया होगा। इसके बाद आइए, ये देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया की गति सामान्य ऐच्छिक क्रिया की तुलना में कैसी होती है। ये 18 में और 21 में है। प्रतिवर्ती क्रिया की गति सामान्य ऐच्छिक क्रिया की तुलना में कैसी होती है। तो इसका आंसर होगा आपका ये अत्यधिक तीव्र, मिली सेकेंड में, सेकेंड से भी कम समय लगता है इसका क्रिया में। आकस्मिक खतरे के समय बिना समय गंवाए होने वाली क्रिया क्या है। चल बाबू ये देखो, आकस्मिक खतरे के समय बिना समय गंवाए होने वाली क्रिया क्या कहलाती है। गुड, इसका भी आंसर होगा आपका प्रतिवर्ती क्रिया। चलो एक और आंसर जवाब देता हूं। प्रतिवर्ती क्रिया में प्रयुक्त होने वाली तंत्रिका किस तंत्र का भाग है। किस तंत्र का भाग है। ये आपका परिधीय योग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग, ये परिधीय और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है। चलो, कंडरा प्रतिवर्त का परीक्षण डॉक्टर किस उपकरण से करता है। कंडरा प्रतिवर्त का परीक्षण डॉक्टर किस उपकरण से करता है। ये आपका 21 में पूछा हुआ है। इसका आंसर होगा आपका ए। तो देखिए आपका ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, सब किसी ने। नीरज, अरे कहाँ था, अभी आया है नीरज। नीरज कहाँ था नीरज, चल। प्रतिवर्ती क्रिया का मस्तिष्क पर क्या भार पड़ता है। नीरज बोलो, विवेक राज, क्या भार पड़ता है। तो मस्तिष्क का कार्यभार कम होता है क्योंकि तत्कालिक निर्णय मेरुरज्जु ले लेता है। तो मेरुरज्जु के निर्णय लेने के कारण सोया था सर विवेक राज। चलो अब यह उद्दीपन के प्रति मांसपेशियों का त्वरित संकुचन क्या कहलाता है। बढ़िया क्वेश्चन है बाबू, इसको ध्यान से पढ़ के तब जवाब दो। उद्दीपन के प्रति मांसपेशियों का त्वरित संकुचन क्या कहलाता है। चल विवेक बोलो, नीरज, नीरज अभी जवाब नहीं आ रहा है आपका। उद्दीपन के प्रति मांसपेशियों का त्वरित संकुचन क्या कहलाता है। इसका आंसर होगा आपका ए। जन्मजात प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण कौन सा है। विवेक राज बोलो। जन्मजात, ये आपका 22 और 25 में कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें सभी बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि जो क्वेश्चन दे रहे हैं वह आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू। ये पूछा हुआ क्वेश्चन का संग्रह किया गया है। जन्मजात प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण कौन सा है। तो नवजात शिशु द्वारा स्तनपान कराना, यानी बच्चे का पहला प्रतिवर्ती क्रिया है कि वह
स्तनपान करना, पहला वो स्तनपान शुरू करता है। मनीष, गुड। यहाँ ये अर्जित या अनुकूलित प्रतिवर्ती क्रिया की खोज किसने की थी? यह वैज्ञानिक का नाम है इवान पावलोव। कुत्ते पर घंटी का प्रयोग, इसको ये इसका आंसर है, ध्यान दीजिएगा। पावलोव के प्रयोग में कुत्ते के मुंह से घंटी बजने पर लार आना क्या था? ये आपको 20 और 23 में, देखिए कितना डेंजरस क्वेश्चन है नीरज। हाँ, अनुकूलित प्रतिवर्ती क्रिया, गुड। नीरज अभी गमा जाता है, फिर उसके बाद आ रहा है, थोड़ा तेज बनो नीरज। चलिए, प्रतिवर्ती क्रिया का तंत्रिका तंत्र में प्राथमिक महत्व क्या होता है? इसका आंसर बहुत शानदार है, देखिए नीरज बोलो तो। जीवों को संकटकालीन परिस्थिति में तत्काल सुरक्षा प्रदान करना, इसका आंसर है। चलिए, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि और चतुराई का केंद्र माना जाता है? चलिए, मस्तिष्क आप पढ़े हैं, कौन है जो बुद्धि और चतुराई का केंद्र माना जाता है? चल मनीष बोलो। नीरज, ए गुड। नीरज, नीरज अभी उठा हुआ है। ये देखिए 17, 19, 21 और 24 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा और प्रमुख भाग कौन है? तो ये आपको कई बार पढ़ाया गया है, बताया गया है। इसका सबसे बड़ा भाग जो होता है, बोलो मनीष, नीरज, ये होता है आपका प्रमस्तिष्क। इसका आंसर होगा आपका पहला। शरीर का संतुलन, मुद्रा और गति का समन्वय कौन बनाए रखता है? चल बाबू, शरीर का संतुलन, मुद्रा और गति का समन्वय, यह क्वेश्चन 4 बार पूछा गया है। सबसे डेंजरस क्वेश्चन 18 में, 20 में, 23 में, 25 में, 4 बार। नीरज, गुड नीरज, आपका आंसर सही है, इसका ऑप्शन होगा ए होगा। चलो तो ये 200 पुगा के फिर हम अगला क्वेश्चन में आएंगे। साइकिल चलाना, सीधी रेखा में चलना, पेंसिल उठाना मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रण होता है? ये 19, 21 और 24 में पूछा गया है। बोल बाबू तो नीरज, गुड। अनुमस्तिष्क, यह हमेशा याद रखना, अनुमस्तिष्क। जितना बैलेंस का काम होगा बाबू, सब अनुमस्तिष्क करता है। अनैच्छिक क्रिया, हृदय स्पंदन, रक्तदाब, लार आना और उल्टी का केंद्र कौन है? चलो, ये भी आपको बहुत बार बताया गया है, बोलो तो मस्तिष्क का कौन भाग है जो हृदय, रक्तदाब, लार आना किसके अंदर होता है? चलो तो, हाँ नीरज, नीरज नहीं बाबू, मेडुला ऑब्लोंगेटा में आता है नीरज। चलिए, भूख, प्यास, शरीर का तापमान और भावनाओं का नियंत्रण कौन करता है? ये देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, 19, 22 और 25 में पूछा गया है। भूख, प्यास, शरीर का तापमान और भावनाओं का नियंत्रण कौन करता है? चल नीरज, मनीष, अभिमन्यु, ए बाबू, ए इसका आंसर होगा आपका हाइपोथैलेमस। चलिए, मानव मस्तिष्क किस हड्डी के खोल बक्से में सुरक्षित रहता है? हमारा मस्तिष्क किस खोल में बंद रहता है? बोलो तो, ये आसान क्वेश्चन है बाबू, आसान क्वेश्चन है, बोलो। हाँ, ये होगा क्रेनियन या कपाल। फिर आइए, मस्तिष्क को बाहरी आघात और झटकों से बचाने वाला तरल क्या कहलाता है? ये 20 में, 23 में और 25 में पूछा गया है।
बोला तो क्या कहलाता है अभिमन्यु? मस्ती के बाहरी आघात और झटकों से बचाने वाला तरल क्या कहलाता है? हाँ, यह होगा आपका मनीष नीरज ए होगा। चलिए दो और क्वेश्चन सॉल्व उगाते हैं उसके बाद। मस्तिष्क के चारों ओर पाए जाने वाला त्रिस्तरीय सुरक्षात्मक आवरण को क्या कहते हैं? चलिए 99 199 बोला था सोनू राज। कहाँ था रे सोनू? अभी आ रहा है। इसका आंसर होगा आपका ए होगा। चलिए 200 मेनिनेस झिल्ली में संक्रमण या सूजन आने पर कौन सा रोग होता है? देखिए बहुत क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। सोनू, चल सोनू बोल, अभी आया है। मेनी झिल्ली में संक्रमण या सूजन आने पर कौन सा रोग होता है? देखिए यही है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जिसको बोला जाता है मस्तिष्क ज्वर बोला जाता है। इसी को अभिमन्यु सर आई वांट टू यू, या जो मेनिंजाइटिस है यही इसको मस्तिष्क ज्वर भी कहा जाता है। यह मतलब है कि आपकी झिल्ली में सूजन या संक्रमण हो गया है। ये आंसर होगा आपका ए। तो क्या और बताएं कि हिस्ट्री का ये सब होगा। अभी आप इसके बाद डाल दिया गया है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के बाद कहिएगा तो हिस्ट्री भी बता सकते हैं, हिंदी भी। तो 200 के बाद रोक देते हैं। अब आप बोलिए कि हिस्ट्री को, ज्योग्राफी तो डाल दिया गया है, उसके बाद हिंदी समझाएं कि हिस्ट्री? अभी इसके बाद जो ज्योग्राफी तो डाला गया है अब वो चेंज नहीं होगा। ज्योग्राफी के बाद बोलिए हिस्ट्री का क्वेश्चन दें आपको कि हिंदी का? हिंदी में हम कविता पर क्वेश्चन बनाए हैं। कविता में ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और व्याकरण तीनों का क्वेश्चन बनाए हैं। तो आपको क्या दिया जाए, हिस्ट्री या हिंदी? हिंदी। ठीक है बाबू, हिंदी बहुत सुंदर बनाए हैं। अब कोई हिस्ट्री बोल रहा है, आई एम गोइंग होम सर। गुड। अब इसके बाद हम रोक देते हैं। उसके बाद आपका टाइम दे दिया गया है। अब हिंदी को या हिस्ट्री, इसके बाद तो ज्योग्राफी क्लियर है, वो तो पहले से डाल दिया गया है। इसके बाद हिंदी या ज्योग्राफी हम जब आपको सूचना दे देंगे। थैंक यू बाबू आज के लिए सबको। फिर थोड़ा 10-15 मिनट आप आराम कर लीजिए। इसके बाद शुरू होगा फिर 6 बजे आपको डाला गया है ज्योग्राफी को। थोड़ा लाइक कर दीजिए, खुश रहिए। और बच्चों को जो अभी कोचिंग का टाइम है इसीलिए सब कोई नहीं आया, तो हिस्ट्री ठीक है। ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री आप चाहते हैं तो हिस्ट्री ही डाल दिया जाएगा।